अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद उमर करदेदी। आज के व्लॉग के साथ चैनल 20 न्यूज़ में आपको खुशामदीद। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स आज़ाद कश्मीर में हिस्सा ले रहे हैं और किस अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले दिन में आज़ाद कश्मीर की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी फ़ज़ा है उसमें क्या तब्दीलियाँ मज़ीद रूनुमा होंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर में हर एक जो सियासी जमात है वो दूसरी जमात का पलड़ा भारी देखते हुए अपने जो नज़रियाती तब्दीलियाँ हैं वो बदल रही हैं। वो कोई इधर जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी से नून लीग में जा रहा है, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ से तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। हर बंदे का एक नज़रिया नहीं है बल्कि मफादात के नज़रिए को देखा जाए तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में आएंगी। लेकिन ऐसे में ही बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कि आज़ाद हैसियत से आज़ाद कश्मीर की सियासत में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और उनका जो नज़रिया है वो नज़रिया किसी जमात या किसी मफादात के लिए नहीं है बल्कि वो एक अवामी सतह पे निकले हैं, अवाम के हुकूक के लिए निकले और अवाम के हुकूक की बात करने के लिए निकले। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 20 न्यूज़ के स्टूडियो में सिद्धनौती हल्का 2 बलोच तालाबाड़ी से सरदार लियाकत हुसैन खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं कानून सदर असम्बली आज़ाद कश्मीर के। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और ये आज़ाद कश्मीर की सियासत किस अंदाज में देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको 20 न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद। पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आपके सामने एक ड्रामाई तब्दीली देखने में आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हमारे सामने गुजरा और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखने में आई जो कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस के मजाक ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप खुद एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस वक्त इस इंतखाबी अमल में दाखिल हो चुके हैं। तो आप कैसा महसूस करें कि आज़ाद कश्मीर की सियासत का जो नतीजा निकलेगा इंतखाबात के बाद वो क्या होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया। जहाँ तक मेरा इलेक्शन में हिस्सा लेने का तल्लुक है वो तो मुझे मालूम है कि इस इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ न्यू जनरेशन को ये बताना है कि इलेक्शन हर आदमी लड़ सकता है। एक अच्छा मैसेज कन्वे करना है और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत बड़ा गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र है वो दूसरे हैं, पैसा है, वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, बल्कि इसका एक प्रोसेस है कि कोई भी आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है। और मेरा यही एक नज़रिया है कि ताकि मुझे देख के जो न्यू जनरेशन है वो भी फ्रंट लाइन पे है, वो इस्लाम में है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सरदार लियाकत हुसैन खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें इस चीज़ को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, वो किसी भी किस्म की काबिलियत में हम बाकी जो सियासतदान हैं उनसे कम नहीं है बल्कि उनसे ज़्यादा है। और वो हमेशा जो हमारे जो नौजवान एक लीडरशिप है उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है, पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले किया है, मुख्तलिफ महाज पे रोल प्ले किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इंतखाबात आते हैं तो फिर वही रवायती सियासत का ही एक सिलसिला चला जा रहा है, मरूसियत देखने में आ रही है और ऐसे में नौजवान कट के रह जाता है। सरदार साहब ये बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने इंतखाबी अमल में तो हिस्सा ले लिया, अब इस वक्त जो वहाँ पे आपके जो हल्का है बलोच तालाबाड़ी, वहाँ पे दीगर भी उम्मीदवार यकीनन मुकाबले में होंगे, तो अवाम को इस वक्त किस विजन के तहत आगे आना चाहिए कि वोट के लिए सबसे मेन जो ऑप्शन होता है शऊर का, तो क्या अवाम ये इस बार जान चुकी है कि हर बार की जो इलेक्शन में वो सिलेक्ट करते हैं अपने उम्मीदवार को, जब वो इलेक्ट करके भेज देते हैं तो उसके बाद 5 साल उनके साथ क्या होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत टाइम लगेगा लोगों को शौर होने में। अभी जो लोग हैं वहाँ पे सिर्फ इस नज़रिए पे वोट देते हैं कि मैं इस आदमी को वोट दूँ ताकि मेरे बेटे को जॉब मिल जाए, मेरी बेटी को जॉब मिल जाए, इस नज़रिए पे। और फिर वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जैसे पीपल पार्टी है, मेन पार्टी जो वहाँ पे है, नून है, MC है और दूसरी पार्टी PTI भी अभी आ गया। तो ये सब लोगों का एक ही है मंसूर है। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान गाड़ियों का बहुत बड़ा बड़ा जुलूस आता है। ये गाड़ियाँ फ्री में चलती हैं, इन गाड़ियों में पैसा खर्च होता है और ये जो पैसा खर्च करते हैं, ये जो कैंडिडेट खड़ा होता है कि अपनी जेब से पैसा खर्च करता है।
ये पैसा नहीं करते। इनका नज़रिया क्या होता है कि कल जब हम जीत के आएंगे, जो हमको फंड मिलते हैं उस फंड से क्या करेंगे, आधा तो पार्टी में चले जाएगा। बिल्कुल। मैं आज़ाद क्यों हूँ? क्यों? इसलिए कि मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात। सही है। जब मैं पार्टी में चला जाऊंगा, कल जो हमको फंड मिलेगा आधा तो पार्टी ले लेगी। बाकी जो गाड़ियों का जुलूस निकला इस वजह जो इंतखाबात में वो अपना पैसा मैं निकाल लूंगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत पैसा मैं टूटी खंबा दे दिया, खंबा का दिए उसमें कर टंकी बनवा दी, कर ली। फिर आखिर में क्या बोलूंगा कि मुझे फंड ही नहीं मिला। तो कौन से लोग हैं हमारे जो कि वहाँ पे चेक करें कि उनको फंड मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि अवाम के पास अगर ये शऊर होता तो तकरीबन वो आज इस पोजीशन पे ना होते। आप देखें हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी के लिए होता है। मेरे अपने लोगों से मैं पूछता हूँ कितने लोगों को उसके लिए बीज मिला, कितने लोगों को खाद मिली? किसी को कुछ नहीं मिलता। देखिए मिनिस्ट्री अपनी जगह, बेशक उसका मिनिस्ट्री का कितना बजट है सालाना? 6 करोड़ रुपये। वो 6 करोड़ किधर जाते हैं? हमारे मिनिस्टर उनकी फैमिली में जाता है। आप भी पिंडी में हैं, आप देखने यहाँ पे हर हफ्ते को सैटरडे को, तो संडे छुट्टी होती है, 4x4 एज एक की गाड़ियाँ सब यहाँ मार्केट में खड़ी घूम रही होती है और बेगमात शॉपिंग कर रही है। पैसा किसका है? ये एग्रीकल्चर। सुलम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, कश्मीर में किधर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं? किधर तालाब है? कोई भी नहीं है। कोई है? उसके लिए भी 6 करोड़ ऑन द रिकॉर्ड है। बेचारा वो भी सूख गया, उसके लिए भी 6 करोड़ बजट। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात वालों का काम है दरख्त को बचाना, इसलिए उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन वो तो साथ मिलके दरख्त कटवाते हैं, चोरी कर रहे होते हैं, स्मगलिंग हो रही होती है, साथ मिलके कटवाते हैं। जो जमीनें लोगों ने कब्जा किए हुए हैं वहाँ पे तो जंगलात हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास है वहाँ पे जंगलात नहीं है। इसलिए कि हमारी जो मिनिस्ट्री जो है फॉरेस्ट है वो ऑनेस्ट नहीं है। आप सबसे बड़ी बात है, आप तो छोटे हैं, एक वक्त था कीड़ा कंपनी आई थी कि दरख्त से हम लोग रेशम बनाएंगे, कीड़े से बनेंगे। वो तो न चला, लेकिन कीड़ा कंपनी अभी तक है और उसके स्टाफ को तनख्वाह मिल रही है। इतने अरसे से हैं। और कितनी मिनिस्ट्री है जो बराए नाम है। मतलब ये अवाम समझते क्यों नहीं है? आखिर अवाम को शऊर कब आएगा? उनको आने नहीं दे देंगे शऊर। हमारे यहाँ वही लोग हैं, बाप मर गया तो बेटा मर गया तो पोता। बाकी जो हम लोग हैं वो तो खाली फूल डालने के लिए रह गए ना। आप आए, आपको फूल डाल दिया, वो पार्टी आई उसको फूल डाल दिया, इलेक्शन हो गया तो उसके बाद नारे मारे, तालियां मारी, बिरयानी खाई और तो मेरा यही मकसद है कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, ताकि मुझे लोग देख के। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ तो जेहन में आता है ना, यार वो इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया, वो हो गया, उसको उसके गले में हाथ डालो। मैंने ये ऐसा कुछ नहीं करना, दिखलावा कुछ नहीं करना। कोई गाड़ी का जुलूस नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा एक अपना तरीकाकार है, उसी हिसाब से वोट में किसी से नहीं मांगूंगा कि मुझे वोट दो। मैं क्यों वोट मांगूं? भाई मुझे वोट की जरूरत नहीं है, ना मुझे जीतना है। आप लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे वोट दो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप में शऊर है, आप भी समझते हो तो भाई ये आदमी हमारे काम आ सकता है तो किसको वोट दो। बिल्कुल चाहिए। तो फिर वहां पे क्या है कि जी उसका बाप इतना था, बेटा भी, ऐसा जरूरी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था कनान, यानी वो अपने बाप के अगेंस्ट था, नाफरमान नहीं हो सका। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अपने, ऐसा नहीं है कि अगर बाप अच्छा तो बेटा भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसी नजरिए से मैंने आज़ाद उम्मीदवार, और यही नजरिया लेके डूबा है कश्मीरी कौम को कि आप बाप के बाद बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा। और यही एक बड़े अफसोसनाक कल्चर चला है। और इस रवायती सियासत को मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूटी खंबे की सियासत है, हमारी आवाम टूटी खंबे पे बिक जाती है। 5 साल वोट लेती है,
वोट देने के बाद, अपने उम्मीदवार को असेंबली में भेजने के बाद किस अंदाज में वो जलील होती है, वहाँ पे जाके उसको धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ पे लोग उसको मिलते नहीं हैं। जो मिनिस्टर साहब होते हैं वो कह देते हैं भाई उनसे कहें वो आराम कर रहे हैं, या है ही नहीं, मौजूद होते हैं लेकिन मौजूद होने के बावजूद इनकार कर देते हैं। तो क्या इसको उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारी वोट की ताकत से ये बने हुए, वो हमारे खादम है। तो क्या मैसेज देंगे आप इस यूथ को, आज की जो नौजवान नस्ल बेदार हो रही है, जो तालिब इल्म है, खास करके अभी वोट कास्ट करने की पोजीशन पे आए हुए हैं, कुछ की वोटिंग इस मरतबा के इलेक्शन में बनी है, तो क्या पैगाम देंगे उन लोगों को? सब बात ये है ना कि देखिए हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बेरोजगारी है। सब लोगों का यही होता है कि जिसको हमने वोट दिया वो किसी तरीके से या तो मेरे बेटे को नौकरी दे दे या मेरी बेटी को रखे काम पे दे दे, तो वहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं, किसी को काम मिलने वाला है। 2 ही जॉब है वहाँ पे, टीचर की एक जॉब है तो बहुत हो गया, तो बिजली के महकमे में मीटर रीडिंग के लिए हो गया। तो ये भी हमारे जो सियासी हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, उनकी भी एक चाल है। वो नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे आगे आएँ और हमारा जो बागडोर इसको संभालें। उसकी वजह क्या है कि अगर ये पढ़े लिखे बच्चे आगे आ जाएंगे तो ये जो अनपढ़ लोग हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, ABC इनको कुछ मालूम नहीं है, चंद एक लोग हैं जो सही पढ़े लिखे हैं, बाकी सब वो लोग हैं, तो उनका क्या होगा? पहले तो आपको मालूम होगा कुछ अच्छा सदारती निज़ाम था, सदर साहब को हम लोग सपने भी नहीं देख सकते थे और उस इलाके में तरक्याती काम कुछ नहीं हुए। इसके बाद 30 साल से खाली 2 ही पार्टियां हैं। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और PP थी, MC जब टूटी तो नून बन गई। अभी वो 3 ही बंदे हैं जो कि उस हमारे हल्का नंबर 6 था, अभी 6 वही चल रहे हैं बराबर। पहले बाप था, अभी बेटा आ गया, अब बेटा आ गया तो अब पोते के लिए जगह बना रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं, हम लोग का ये इसीलिए रह गए कि हम फूल डालें, उनको वेलकम करें, उनको चाय बनाएं। चलो मेहमानों के लिए अच्छा है, उसके लिए वेलकम होना चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बहुत सारे लोग हैं, सब हमारे जितने भी लोग हैं सब काबिल हैं, जितने लोग हैं चाहे वो बूढ़े हैं चाहे वो जवान हैं, सब लोग काबिल, सबका दिमाग आप क्या सोच रहे हैं उससे पहले उनको मालूम है ये क्या बोलने वाला है, क्या कहने लगे। हमारे कश्मीरियों पे अल्लाह का फजल है, हर लिहाज से हम लोग अच्छे हैं, लेकिन दबाया हुआ है, दबाया और समझने की। और अच्छी जो एक हमारी सोच है आज की, जो एक हमारे जो नौजवान है, इलेक्शन आते हैं तो हर बंदा एक अपनी क़यादत लेके, अपना नजरिया लेके सामने आ जाता है, और यही नौजवान पूरे 5 साल इन्हीं सियासतदानों के बारे में बुरा भला कह रहा होता है, लेकिन 5 साल के बाद इलेक्शन का बगल बजते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है। शऊर की कमी है ये सब। देखिए ना, अभी मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ ना, सबसे पहले तो मेरे अपने जो है ना, अपने उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों मैं सच बोल रहा हूँ। जी जी कि भाई ये लियाकत इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या ये भाई क्या लियाकत तो क्या कमी है? एक मैं आपसे बोल रहा हूँ, जी जी, आप में क्या कमी है जो कि हमारे लीडरों में ज्यादा है? बेशक, लेकिन क्या है कि हमारे लोग आगे नहीं बढ़ रहे, वो सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, कहने दो लोग क्या नहीं, मुझे मालूम है कि लोग क्या कहेंगे मुझे, ये कहेंगे या पागल है जी, वो ठीक है मैं पागल हूँ, लेकिन मेरा अपना है कि इलेक्शन में आओ, सब लोग आगे बढ़ो, इसमें हिस्सा लेंगे तभी नए लोगों के लिए उम्मीद ले आओ कि आप भी आगे आओ। अगर हम जा रहे हैं अकेले हैं, तन्हा हैं, फिर भी हम आ रहे हैं भाई। देखो पैसा क्यों खर्च करते हो? पैसा उस सूरत में खर्च करो कि जब आपको मालूम है कि मैंने बेईमानी हेराफेरी 420 करके पैसा कमाना है, तब होगा, ठीक है। तो जब आपने ये सोच लिया है कि भाई मैंने हेराफेरी बेईमानी 420 नहीं करनी है, सीधा सीधा इधर सिरातल मुस्तकीम, तो फिर पैसा क्यों खर्च करोगे? इतना गाड़ियों का जुलूस किसको दिखा रहे हो? जिसने वोट लियाकत को देना है उसने लियाकत को ही वोट देना है, ऐसा ही है। जिसने लियाकत को वोट नहीं देना है उसके लिए मैं रोल्स रॉयस लेके आऊं, मर्सिडीज गाड़ियों की लाइन लगा दो, उसने वोट नहीं देना, बिल्कुल। लेकिन ये इसी नजरिए पे जो है वो जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है सरदार लियाकत हुसैन साहब ने कि आज का जो नौजवान है उसे भी आगे आना चाहिए
ये कहना है लियाकत हुसैन साहब का कि अगर मैं आगे आया तो मैं इस नजरिए के तहत नहीं आया कि मैंने जीतना है या हारना है, बल्कि एक मैसेज इन्होंने दिया है अवाम के नाम, आप लोगों के नाम, कि आप लोग भी आगे आ सकते हो। कब तक मरूसियत का सामना करोगे, कब तक रवायती सियासत के आगे घुटने टेक के बैठोगे, कब तक अपने हुकूक के लिए जगह जगह पे हाथ जोड़ते हाथ बांधते हुए फिरोगे। खुदारा कभी आप भी शऊर का इस्तेमाल करो, आगाही फराहम करो, अपने लोगों को भी बताओ कि यार हम में किस चीज़ की कमी है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब आपके पास आपका लीडर या आपका सियासतदान, लीडर तो मैं मानता ही नहीं हूँ किसी को, क्योंकि लीडर वो होता है जो कि कौन को मुस्तकबिल देता है, जबकि सियासतदान अपने अगले इलेक्शन की प्लानिंग करता है। आप लोग अपने उम्मीदवार से ये पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास एग्रीमेंट लेटर है, स्टाम्प पेपर है, जो भी आप कर सकते हो, आप हमें लिख के दें कि भाई आपने हमारे ये काम करना है, हमारी ज़रूरत ये है, हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, हमारे इलाके में कॉलेज नहीं है, रोड की हालत नासाज है, बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के स्कूल ऐसे भी हैं जो कि आज तक प्राइमरी से ऊपर गए ही नहीं है। क्या हमें पाकिस्तान से पहले के वो स्कूल हैं, और आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हमारे सामने आते हैं कि जिनमें आज तक प्राइमरी से ऊपर का उनको एक्सटेंड किया ही नहीं गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया। ये हालत आज भी है, लेकिन हम हर साल क्यों नारे मारते हैं। सर आखिर में हमारी जो एक यूथ तैयार हो रही है, बहुत सारी ऐसी भी हमारे लोग हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो एक उम्मीद और एक आसरे में बैठे हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार तबका है जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसका किसी सियासत से लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाएगा, शाम को जाकर घर का चूल्हा जलाएगा। लेकिन वो लोग भी बहुत सारी उम्मीदें बांध देते हैं कि कब कोई आएगा, कब कोई आएगा। आप आखिर में 20 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम को पैगाम दें और उनके नाम कोई इस तरह की उनको आप बताएं, बात बताएं कि क्या करना चाहिए अवाम को, जो आने वाला इलेक्शन है उसमें अवाम को किस कंडीशन में सामने आना चाहिए, अवाम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किस अमल का मुजाहरा करना चाहिए कि वो अपने आने वाले जो उनके पास उम्मीदवार होंगे उनसे वो अपने जो राइट्स हैं वो हासिल कर सकें, और अपना हक इस्तेमाल करते हुए अगर उनको वोट दे रहे हैं तो उसका हक वापस वसूल भी कर सकें। सर इसका एक ही तरीका बेस्ट है। देखिए हमारे यहाँ बरादरीज़म चलता है, बरादरी जितने भी लोग हैं मोतबर हैं, बरादरी के लोग हैं, वो सब बैठे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हैं। इतना तो मालूम हो जाता है कि इस दफ़ा फलाना कैंडिडेट जीतने वाला है, सही है, सब मिलके उसी कैंडिडेट को वोट दें, ताकि और फिर उसके साथ कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने हमारी ये डिमांड जो है ये करनी है। इसका बेस्ट वे यही है। मैं तो मशवरा दूंगा कि वो उसको रिटर्न में लें। यही होता है ना, जैसे अभी उनको मालूम पड़ जाता है कि जी फलां, अभी देखें जैसे पीटीआई है, पीटीआई में 3 ग्रुप हो गए अभी, बेशक आगे ये 3 ग्रुप अलग रहेंगे तो सीट नहीं ले पाएंगे, वही 1000 2000 4000 वोट ले लेंगे। यूनिटी होगी तो शायद जीत हो जाएगी। इसी तरह पीपी है, पीपी में 2 गाड़े हो गए, वहाँ बेटे का आपस में हो गया, मालूम है ना आपको? बिल्कुल है कि नहीं, बेटे ने भी कागज जमा कर दिया, बाप ने भी जमा कर दिया, माँ ने भी कर दिया जी। एमसी है तो एमसी का स्वाय एक ही कबीला है जो उनको वोट देगा, तो वहाँ तो हल्का नंबर 6 में कोई चांसेस नहीं। बहुत सारे हाँ, मौजूदा दौर में फारूक तार साहब ने बहुत काम किए हुए हैं, तो शायद उनका चांस बन जाएगा अगर ये पीटीआई वाले उनको आपस में पहचान नहीं होता तो नहीं होता। तो हमारे लोगों को चाहिए कि बैठ के इस जगह सब ये फैसला करें कि हमने किसको वोट देना है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि एक अरसा पहले 15-20 साल पहले हमारे इलाके में तरक्याती काम नहीं हुए। क्यों? कि वहाँ पे भी पार्टीबाजी हो गई, आधे पीपल पार्टी के हो गए, आधे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हो गए, और जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीत गई वहाँ से हमारे हल्के से, तो क्या हो गया कि उनकी हुकूमत थोड़े अर्से के लिए ख़त्म हो गई। बाद में पीपी आई, पीपी ने बोला जी तुम लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, उन्होंने कुछ एक पैसे का काम नहीं किया। तो अभी माशाल्लाह अभी फारूक तार साहब आए तो उन्होंने हमारा बॉयज स्कूल भी किया, गर्ल्स स्कूल भी दिया उन्होंने, वो अभी उसकी बिल्डिंग भी थी। यहाँ तक कि हमारा ठेकेदार जो ताराबड़ी स्कूल का जो बिल्डिंग बन रही थी उसने 25 लाख गबन कर दिया, और 25 लाख उस गबन करके उसने इल्ज़ाम लगा दिया अख्तर रवानी साहब पे, और अख्तर रवानी साहब बेचारे वो मर गए। अभी किससे पूछेंगे?
ठेकेदार वो बोला जाके कि तो पूछ नहीं सकते। वो नहीं, वो क्योंकि मैं अख्तर बनी साहब को 25 लाख दे दिया। तो हमारे यहाँ अल्लाह खुश रखे हाजी आज़ाद साहब थे और हाजी नज़र साहब और जफ़र साहब हवलदार अमीन के भाई हैं, ये तीनों अपनी जेब से पैसा खर्च करके मुजफ्फराबाद गए और वहाँ से वापस केस को दोबारा किया, उजागर किया और तब जाके वो हमारी बिल्डिंग तैयार हुई। और फिर भी फारूक साहब ने उसमें मदद करके, वरना वो पैसा भी हासिल कर गए थे। ये तो हालत है हम लोगों की। तो ये